नमस्कार। बच्चों के लिए अर्थशास्त्र नाम की वीडियो सीरीज में अब तक के एपिसोड्स में हमने ये जाना कि मानव समाज के इतिहास में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का कैसा कैसा स्वरूप बदलता रहा है। लेकिन अब हमारे लिए यह जानना बड़ा जरूरी है कि क्या अर्थशास्त्र का यह स्वरूप बदल सकता है, क्या दुनिया बदल सकती है, और अगर दुनिया बदल सकती है तो कैसे बदलेगी, और अगर वो बदलेगी तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इन्हीं सब बातों को हम इस एपिसोड से शुरू करेंगे। अगर दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि सारी दुनिया के लोग दो वर्गों में बटे हुए हैं, बुर्जुआ और सर्वहारा, शोषक और शोषित। लेकिन लोग अक्सर इस पहचान को समझ ही नहीं पाते। इस वजह से वे अलग अलग तौर तरीके अपनाते हैं दुनिया को बदलने के लिए, और आखिरकार जब वो सारी कोशिशें करके हार जाते हैं तो फिर कहते हैं भैया हमने तो सब कुछ करके देख लिया, ये दुनिया कभी नहीं बदल सकती। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्गों के बीच में भी अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है। जिस तरह से सारी रोशनी इस दुनिया की 7 रंगों में बटी हुई है, जो कि हम इंद्रधनुष के रंगों में देखते हैं, उसी तरह से हर वर्ग अलग अलग स्पेक्ट्रम में अलग अलग श्रेणियों में बटा होता है। चलिए पहले मजदूर वर्ग की ही बात कर लेते हैं। यूं तो मजदूर वर्ग मोटा मोटी 2 अलग अलग कैटेगरीज में 2 अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ होता है, बौद्धिक श्रमिक और शारीरिक श्रमिक। लेकिन फिर भी इनके बीच अलग अलग श्रेणियां होती हैं। ये इस बात पर निर्भर करती हैं कि कोई कैसा श्रम करता है, श्रम का प्रकार क्या है, किस परिस्थिति में श्रम किया जाता है, उस श्रम का मूल्य कितना है, श्रम शक्ति का मूल्य कितना है, श्रमिक की जीवन की स्थितियां कैसी हैं, वो कैसी जिंदगी जीता है। तो इन सब पर आधारित होता है उसकी श्रेणी का तय होना। इसी तरह से शोषक वर्ग यानी कि मालिक वर्ग के बीच में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। लेकिन ये कैटेगरीज इस बात पर तय होती हैं कि मजदूरों से मिलने वाला अतिरिक्त मूल्य किन किन लोगों के बीच में बांटा जाएगा। इसी बंटवारे को लेकर अक्सर शोषक वर्ग के बीच में लड़ाइयां हो जाती हैं, टकराव हो जाता है, और ये टकराव अक्सर युद्ध की नौबत तक पहुंच जाता है। टीवी और अखबार जिस तरह से युद्ध की बातें करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे एक देश किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि सारे के सारे देशों पर पूंजीवादी समाज के अंदर पूंजीपतियों का कब्जा होता है, और पूंजीपति जमीन हासिल करके कुछ प्राप्त नहीं करते। वे इस जमीन पर या तो कोई उद्योग लगाना चाहते होते हैं, या फिर वे इस पर खेती करना चाहते हैं, या फिर वे इसको कोई व्यावसायिक इस्तेमाल में लेना चाहते हैं। और इन तीनों ही तरीकों से वे तमाम मजदूरों के अतिरिक्त मूल्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इसी अतिरिक्त मूल्य को पाने के लिए कोई एक देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है। शोषक वर्ग की अलग अलग कैटेगरीज के इन लोगों के बीच में आमतौर पर शत्रुतापूर्ण यानी दुश्मनाना संबंध होते हैं। वे एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, होड़ में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन जब जब मजदूर वर्ग के लोग इकट्ठे होकर अपने अधिकार पाने के लिए एक संघर्ष छेड़ देते हैं, तो शोषक वर्ग के लोग एक होकर उन पर टूट पड़ते हैं और उनके सारे अधिकारों को कुचलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मजदूर वर्ग के लोग यानी शोषित वर्ग के लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए आपस में इकट्ठे आसानी से हो ही नहीं पाते, क्योंकि वर्गों के बारे में उन्हें कोई खास जानकारी होती ही नहीं है, और जो भी जानकारी उन्हें होती है वो मालिक वर्ग के नजरिए से ही होती है, क्योंकि मालिक वर्ग का नजरिया ही कहीं ना कहीं जनता का नजरिया बन जाता है। मजदूर वर्ग के ये लोग भी अमीरों की तरह, मालिकों की तरह अमीर हो जाना चाहते हैं। वे बहुत मशहूर हो जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, और लाखों करोड़ों मजदूरों में से कोई एक मजदूरी जैसे तैसे करके कोई पूंजीपति जैसा दर्जा हासिल कर पाता है। ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं और ना के बराबर हैं। खुद को मध्यवर्गीय कहने वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और छोटे छोटे व्यापारी खुद को मजदूर वर्ग का हिस्सा नहीं मानते। वे तो ये मानते हैं कि सिर्फ वे ही लोग मजदूर होते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं। इसलिए ये लोग शारीरिक श्रम करने वाले लोगों से घृणा करते हैं, उन्हें नफरत की निगाह से देखते हैं। और अगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन्हें नफरत की निगाह से या घिन से नहीं देखते, तो वे उन पर दया ऐसे करते हैं, दान ऐसे करते हैं जैसे खुद इंग्लैंड के राजा हों। मजदूर वर्ग के ये लोग मालिकों की तरह ही सिर्फ पैसे के नजरिए से ही दुनिया को देखते हैं। उनके सारे संघर्ष सिर्फ अपनी मजदूरी बढ़ाने तक ही सीमित रहते हैं। वे लोग ये नहीं समझते कि अगर मालिक एक हाथ पर उनकी मजदूरी बढ़ा भी देगा तो दूसरे हाथ पर अपना मुनाफा भी बढ़ा लेगा और इनके अतिरिक्त श्रम का शोषण भी करता रहेगा, खुद मालिक बना रहेगा और इन्हें हमेशा मजदूर ही बनाए रखेगा। मजदूर वर्ग के ये लोग मालिकों द्वारा परोसी गई संस्कृति को ही अपनी संस्कृति मानते हैं।
मशीनों को बनाने वाले और मशीनों को चलाने वाले मजदूर मशीनों को चलाने से पहले उन पर टीका लगा देते हैं, वे उनकी आरती उतारते हैं, उनका पूजन करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने मरीजों से कहते हैं कि अब आपको दवाओं की नहीं बल्कि दुआओं की जरूरत है। वे देवी देवताओं के पूजन करने की सलाह देते हैं। इसी तरह से बड़े बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक सैटेलाइट्स छोड़ने से पहले देवी देवताओं के तस्वीरों वाले लॉकेट अपने गले में डाल लेते हैं। इसी तरह से जो महिला मजदूर होती हैं वे अपने बच्चों के बीमार होने पर टोना टोटका करवाती हैं, झाड़ फूंक करवाती हैं। ऑफिसर लोग अपने क्लर्कों के साथ में और अन्य मजदूरों के साथ में मालिकों जैसा व्यवहार करते हैं। पुरुष मजदूर स्त्रियों पर अपना रौब झाड़ते हैं। यानी मजदूर वर्ग के अलग अलग स्तर के सभी लोग मालिकों की तरह से अय्याशियां करना चाहते हैं, मालिकों की तरह से नशा करना चाहते हैं और उन्हीं की संस्कृति को अपनी संस्कृति मान लेते हैं। जबकि मजदूर वर्ग के लोगों को मालिकों की संस्कृति से एकदम दूर रहना चाहिए, उन्हें मालिकों के रीति रिवाजों को खुद से दूर रखना चाहिए और शोषणकारी श्रम संबंधों को मिटाकर नए किस्म के समानता आधारित श्रम संबंध, इंसानी संबंध स्थापित करने लायक क्षमता हासिल करनी चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए। यह सब करने के लिए मजदूर वर्ग को क्रांतिकारी संघर्ष छेड़ना पड़ेगा। उन्हें वर्गों का खात्मा करने के लिए पहले मजदूरों का राज्य स्थापित करना पड़ेगा और मजदूरों का राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें वर्ग संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यह रास्ता अहिंसक होगा ऐसा सोचना नादानी है, क्योंकि इतिहास ने हमेशा यह साबित किया है कि मालिक वर्ग मजदूरों के खिलाफ, उनके संघर्षों के खिलाफ हमेशा हिंसा का रास्ता ही अख्तियार करता है। उस हिंसा का सामना करने के लिए प्रतिहिंसा करना मजदूर वर्ग की मजबूरी बन जाती है। सत्ता हासिल कर लेने के बावजूद भी मजदूर वर्ग को वर्ग संघर्ष चलाना होता है, क्योंकि इस नए समाज में भी शोषक वर्ग मौजूद होता है। वो भले ही सत्ता में नहीं होता, लेकिन फिर भी मजदूर वर्ग की सत्ता को पलटने का हर प्रयास करता है। इसीलिए क्रांतिकारियों को अपना राज्य स्थापित कर लेने के बावजूद भी, मजदूरों को अपना राज्य स्थापित कर लेने के बावजूद भी वर्ग संघर्ष चलाना ही होता है। मजदूरों का राज्य स्थापित हो जाने के बाद नई सरकार को सिर्फ जमींदारों और पूंजीपतियों के खिलाफ ही संघर्ष नहीं छेड़ना पड़ेगा, बल्कि ऐसे बौद्धिक मजदूरों के खिलाफ भी संघर्ष छेड़ना पड़ेगा जो खुद शारीरिक श्रम करने की मजबूरी का विरोध करेंगे। ऐसे पुरुषों के खिलाफ भी संघर्ष करना पड़ेगा जो महिलाओं की तरह घर का काम करने का विरोध करेंगे और अपनी महिलाओं पर रौब झाड़ेंगे। यानी मजदूर वर्ग के क्रांतिकारी नेतृत्व की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सारे के सारे मजदूर वर्ग के सदस्यों को मालिकों की संस्कृति से दूर रखे और उनके बीच में क्रांतिकारी चेतना का, क्रांतिकारी ज्ञान का प्रसार करे। मजदूर वर्ग के संघर्ष भले ही उनकी खुद की मुक्ति के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी इनसे मालिक वर्गों की मुक्ति का रास्ता भी खुल जाता है, क्योंकि जब यह तय हो जाता है कि मालिक वर्ग अब जमीनों पर और पूंजी पर अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाएगा, तो फिर वो भी इंसानों की तरह, सच्चे इंसानों की तरह सुकून की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। हमें इस बात पर शंका करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या मजदूर वर्ग कभी इस दुनिया को बदल पाएगा, क्या मजदूर वर्ग का राज कभी कायम हो पाएगा, क्या वर्ग कभी मिट पाएंगे? क्योंकि जब तक दो वर्ग हैं, जब तक श्रम का शोषण जारी है, तब तक वर्गों के बीच में दुश्मनी भी चलती रहेगी और जब तक ये दुश्मनी चलती रहेगी तब तक इस दुश्मनी से निजात पाने की कोशिशें भी लगातार चलती रहेंगी। अगर गुलामों ने अपने मालिकों से मुक्ति पाली, अगर काश्तकारों ने जमींदारों से मुक्ति पाली, तो निश्चित तौर पर आज का मजदूर वर्ग भी अपने पूंजीवादी मालिकों से मुक्ति जरूर पालेगा। मजदूर वर्ग के कई लोग आशा से भरे रहते हैं कि एक न एक दिन जरूर मजदूरों का राज्य स्थापित हो ही जाएगा और एक न एक दिन जरूर इस दुनिया में से वर्गों की समाप्ति हो ही जाएगी। इसलिए वे खुद कुछ भी नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते। अरे भाई, ये सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह कोई ऐसी कुदरती प्रक्रिया नहीं है कि जिसके लिए इंसानों का संगठन बनाने की कोई जरूरत ना हो, बल्कि अगर मजदूरों का राज्य कायम करना है, अगर दुनिया को बदलना है, तो मजदूरों का संगठन बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए मजदूर वर्ग के ऐसे कोई भी लोग जिन्हें क्रांतिकारी ज्ञान विज्ञान का थोड़ा सा भी परिचय हो, उन्हें मजदूरों के संगठन बनाने के काम में और उनके बीच में एक मजदूरों की संस्कृति, एक क्रांतिकारी संस्कृति का प्रसार करने के काम में लग जाना चाहिए। भारत में मजदूर वर्ग के ज्यादातर सदस्य तथाकथित निम्न जातियों से आते हैं और निम्न जातियों के मसीहा कभी इन लोगों को ये नहीं बताते कि अपनी मुक्ति के लिए वर्ग संघर्ष का रास्ता अपनाना है। वे उन्हें कभी ये नहीं बताते कि हमें वर्गों की समाप्ति करनी है, उसका खात्मा करना है, बल्कि वे तो हमेशा उन्हें यही बताते हैं कि मालिकों द्वारा बनाए गए इसी सिस्टम के अंदर अगर कोई छोटा मोटा पद हमें हासिल हो जाए, अगर हम भी पूंजीपति हो जाएं, तो बस इतना ही काफ़ी है।
वे कभी भी मजदूर वर्ग की सत्ता कायम करने का प्रयास नहीं करते हैं और खुद सत्ता के गलियारों में कोई पद हासिल करने की जुगत में लगे रहते हैं। इसीलिए निम्न जातियों के लोग केवल आरक्षण को ही अपना लक्ष्य मानकर चलते हैं। वे ये नहीं जानते कि आरक्षण से भले ही थोड़ा बहुत लाभ मिल जाए, लेकिन पूरे के पूरे मजदूर वर्ग को इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। असल में मजदूर वर्ग की मुक्ति यानी निम्न जातियों की भी मुक्ति का रास्ता सिर्फ वर्ग संघर्ष का ही रास्ता हो सकता है। मजदूर वर्ग का राज्य स्थापित होते ही सारी की सारी जमीन पर और सारे के सारे उद्योगों पर निजी मालिकाना खत्म हो जाएगा और फिर इन सबको सामूहिक रूप से सारा का सारा मजदूर वर्ग समाज में मौजूद तमाम उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल करते हुए चलाएगा, यानी खेती भी करेगा, उद्योग भी चलाएगा सामूहिक रूप से और धीमे धीमे चरणबद्ध तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी किस्म के शोषण की किसी भी गुंजाइश को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी संस्कृति किस हद तक घिनौनी है, यह हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में अच्छी तरह से जाना और समझा है। पूंजीवाद इस हद तक गिर चुका है कि अब ये महिलाओं के नग्न शरीर की नुमाइश करके भी माल बेचने से हिचकता नहीं है। इसलिए ऐसी संस्कृति को, ऐसी व्यवस्था को बदल देना मजदूर वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, उसकी सुख शांति के लिए बेहद आवश्यक है और यह जिम्मेदारी मजदूर वर्ग को निभानी ही पड़ेगी। कई लोगों को लगता है कि इस दुनिया को बदलने के लिए मजदूर वर्ग को वर्ग संघर्ष चलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए ही इस दुनिया को बदला जा सकता है। लेकिन ये लोग बड़े ही मासूम होते हैं। ये लोग ये नहीं समझते कि मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था दरअसल बुर्जुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था मालिकों के द्वारा ही तैयार की गई है और मालिकों के भले के लिए ही तैयार की गई है। मौजूदा बुर्जुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था कभी भी ब्याज को, पूंजी को और मुनाफे को गलत नहीं कहती और इन पर मालिकों के अधिकार को कभी भी गलत नहीं कहती। अगर मजदूर वर्ग इन सब चीजों को गलत कहता है तो मौजूदा बुर्जुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था ही उस मजदूर वर्ग के दस्ते पर फौज से, पुलिस से हमला करवा देती है, गोला बारूद के जरिए उन लोगों को तितर बितर करती है और उनको मारने से भी नहीं हिचकती। इसलिए जुल्म पर, बर्बरता पर टिकी हुई ये व्यवस्था, ये मौजूदा बुर्जुआ लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया को नहीं बदल सकती। इसके जरिए भले ही मजदूर वर्ग अपने विचारों का थोड़ा बहुत प्रसार कर ले, लेकिन असल में तो इस दुनिया को बदलने के लिए मजदूर वर्ग को सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करनी ही पड़ेगी। मजदूर वर्ग की तानाशाही यानी सर्वहारा की तानाशाही के बूते ही इस दुनिया को मालिकों की हजारों साल पुरानी शोषणकारी संस्कृति से बचाया जा सकता है और मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी चेतना से लैस किया जा सकता है, क्रांतिकारी संस्कृति से रूबरू करवाया जा सकता है।